चलिए आगे बढ़ते हैं। इजराइल पहुंचे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इजराइल पहुंचे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तेल अवीव में लैंड हुआ है ट्रंप का विमान। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप का स्वागत किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पहुंच गए हैं। तेल अवीव में लैंड हुआ है ट्रंप का विमान। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप का स्वागत किया है और जिन बंधकों को रिहा किया गया है उनसे ट्रंप मुलाकात करेंगे। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। ये बड़ी खबर, इजराइल पहुंचे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जिन बंधकों को रिहा किया गया उनसे मुलाकात भी वो करेंगे। तेल अवीव में लैंड हुआ है ट्रंप का विमान। तो इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप का स्वागत किया है। इजराइल की संसद को करेंगे संबोधित। रिहा किए गए इजरायलियों से भी वो मिलेंगे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल पहुंच चुके हैं ट्रंप और यहां पर रिहा किए गए बंधकों से मुलाकात करेंगे। और क्या कुछ रहेगा कार्यक्रम उनका, ये जानने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इजराइल पहुंच चुके हैं। ये विजिट बेहद अहम है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब प्लेन में थे, जब वो प्लेन से लैंड किए और उसी बीच हमास ने जो इजराइल के 7 बंधक थे उनको रिहा किया था। जब गजा से इनको रिहा किया गया था तो उस पूरे बंधकों की जो रिहाई की तस्वीरें थी डोनाल्ड ट्रंप ने लाइव देखी थी। अब डोनाल्ड ट्रंप 2 अहम चीजें इजराइल में करने वाले हैं। खुद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। एयरफोर्स 1 से, यानी जो अमेरिका के राष्ट्रपति जिस विमान का इस्तेमाल करते हैं उससे वो इजराइल पहुंचे हैं। इसके बाद जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक वो इजराइल की जो संसद है उसको संबोधित कर सकते हैं। तीसरी अहम, जो इजराइल के जो बंधक हैं जो रिहा होकर वापस आ रहे हैं, हमास ने जिनको रिहा किया है, उन बंधकों से, उनके परिजनों से भी डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है वो संभव है। इसके बाद चूंकि ये बहुत शॉर्ट विजिट है डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल का, इसके बाद वो यहां से मिस्र के लिए निकल जाएंगे जहां पर 20 देशों के जो प्रतिनिधि होंगे उनके साथ गाजा पीस प्लान पर वो हस्ताक्षर जो है वो करेंगे। लेकिन सबसे अहम यह है कि इजरायली बंधकों के साथ जब डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी तो उस मुलाकात में वो क्या कुछ कहते हैं। हालांकि अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं और एक क्वेश्चन मार्क सा उठाया भी जा रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गजा भी जाएंगे या नहीं। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से जो रिलीज जारी की गई थी उस रिलीज में केवल यह बताया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इजराइल की संसद को संबोधित कर सकते हैं और उसके बाद वो जो इजरायली कैदी हैं उनसे और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। 7 कैदियों को अभी छोड़ दिया गया है। 1983 ऐसे कैदी हैं, फिलिस्तीनी कैदी हैं जिनको इजराइल ने छोड़ा है। कुल 2000 कैदियों को छोड़ने की बात थी, फिलिस्तीनी कैदियों को, जिसके बदले में 20 इजरायली जो बंधक जो हमास ने बनाए हुए थे उनको हमास को छोड़ना था। तो कमोबेश जो पहला चरण है वो तो पूरा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की धरती से क्या कुछ कहते हैं और जब वो मिस्र पहुंचते हैं तो काहिरा से क्या कुछ कहते हैं, उसका इंपैक्ट न सिर्फ मध्य पूर्व एशिया की पॉलिटिक्स पर पड़ेगा बल्कि पूरे विश्व पर भी पड़ेगा। इसलिए निगाहें डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन पर, डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर और डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात के बाद क्या कुछ कहते हैं उस पर भी होगी। बिल्कुल। और यहाँ पर आशीष देखिए, फिर भी क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, किस तरह का संबोधन ये हो सकता है, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं ट्रंप कुछ भी ऐसा कहते हैं जो सभी को प्रभावित करता है। क्या लगता है एक बार फिर से शांति दूत बनने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे, जैसा कि हमेशा से वो कहते रहे हैं कि मैं देखिए किस तरह से सभी जगह शांति स्थापित करना चाहता हूँ, मेरा मकसद यही है। अपनी छवि को भी यहाँ पर वो बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं। तो क्या उम्मीदें लग रही हैं? देखिए गीतू, 2 तरह के शांति दूत होते हैं। एक शांति दूत वो होता है जिसे पूरी दुनिया मानती है, जो हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, उनको पूरी दुनिया शांति दूत मानती है। दूसरा शांति दूत वो होता है जो स्वघोषित शांति दूत होता है, जिसे दुनिया माने या ना माने वो खुद ही घोषणा कर देता है कि मैं शांति दूत हूं। जब उन्होंने इजराइल के लिए एयरफोर्स 1 में जब वो अपने विमान में बैठे थे उस समय उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने 8 मुल्कों के बीच जो युद्ध था उसको रुकवाया और मैंने अभी अभी सुना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी युद्ध शुरू हो गया है, उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए।
मैं अभी मिस्र के विजिट पर हूं, उसके बाद में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको भी रुकवा दूंगा। उन्होंने एक और बात कह दी, उन्होंने ये कहा कि ये सब कुछ मैं नोबेल प्राइज के लिए नहीं करता। हालांकि इससे पहले नोबेल प्राइज के लिए तमाम तरह की बातें आई, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2026 के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आशीष देखिए, जिस तरह से यहाँ पर कोई पूछे ना पूछे ट्रंप अपनी राय जो है वो रख देते हैं कि मैंने यहाँ युद्ध रुकवा दिया है, वहां मैंने शांति करवा दी है, और एक तरह से क्या वो ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका हर जगह शांति के लिए बड़ी भूमिका निभा रहा है। और अमेरिका को जिस तरह से पहले पावरफुल कहा जाता था, लेकिन अब हम ये भी देख रहे हैं टैरिफ नीतियों से जो लोग हैं, जो देश हैं, वो कहीं ना कहीं अब ये सोच रहे हैं कि हमें दूसरे ऑप्शन तलाशने चाहिए। तो क्या ये उस नीति से भी हम जोड़कर देख सकते हैं? देखिए, उस नीति से जोड़कर देखना होगा, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था उसके बाद से 2025 तक यानी कुल 70 जो हैं वो युद्ध हुए हैं पूरे विश्व भर में, जिसमें भारत पाकिस्तान या फिर दूसरे आप युद्ध की बात कर लीजिए। इन 70 जो विश्व में अलग अलग जगहों पर युद्ध हुए हैं उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका का हाथ रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और जो मुल्क युद्ध करवा सकता है वो मुल्क युद्ध रुकवा भी सकता है, ये बात भी पूरी दुनिया जानती है। और चूंकि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद 46 के बाद अगर 2025 के बीच में पूरे दुनिया भर में 70 युद्ध होते हैं जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका की भूमिका होती है, और अगर अमेरिका ये कहता है कि हाँ मैं युद्ध रुकवा सकता हूं तो वो रुकवा सकते हैं। क्योंकि आप इस बात को समझिए कि इजराइल ने पिछले 2 सालों में जो गजा पर बमबारी की है, जो गजा पर एयरफोर्स से जो बम गिराए हैं उनकी वो 70,000 बम पिछले 2 सालों में गिराए। और यहां पर दर्शकों को जान के हैरानी होगी कि जब 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो हमने 6,000 बम पाकिस्तान पर गिराए। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो हमने 11,000 बम गिराए। और गजा का जो एरिया है वो दिल्ली आपका 1/4 हिस्सा है। तो आप इस बात को भी समझिए कि 1/4 हिस्से में अगर 70,000 बम गिराए जाते हैं तो उसका इंपैक्ट क्या होगा। और ये बम जाहिर तौर पर इजराइल बम बनाने के लिए आपको स्टील की भी जरूरत होती है, आपको कॉपर की भी जरूरत होती है, और आपको कई सारे और तत्वों की जरूरत होती है। वो इजराइल के रेतों में तो नहीं मिलेंगे। जाहिर तौर पर अमेरिका मदद कर रहा था। तो 70,000 बम एक छोटी सी जगह पर गिरा दिया जाए तो उसका इंपैक्ट कितना होगा ये बिल्कुल। और आशीष, अब शांति दूत बनकर शांति स्थापित करने का दावा भी ट्रंप यहां पर कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि अब गाजा को उठाया कैसे जाएगा, अगला कदम कैसे होगा इस देश को उभारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। कैसे अब यहां पर शांति तो स्थापित हो चुकी है, लेकिन आने वाले दिनों में हम कैसे देखेंगे कि जो जितना बर्बाद हो चुका है उसे समेटा जाए या उसे एक दिशा में लिया जाए। तो देखिए, तेल अवीव की ये तस्वीरें हैं जहां पर ट्रंप का विमान लैंड कर चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पहुंच चुके हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू से यहां पर ट्रंप की मुलाकात, और उन्होंने ट्रंप का स्वागत किया है। इजराइल की संसद को संबोधित भी करेंगे। वहीं रिहा किए गए इजरायलियों से मिलेंगे ट्रंप। तस्वीरें सामने आ चुकी है इजराइल के तेल अवीव की तस्वीरें जहां पर ट्रंप का विमान लैंड कर गया है। और यहाँ पर राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह से सामने आए हैं, तो इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप का उनका स्वागत किया। इजराइल की संसद को संबोधित करेंगे। रिहा किए गए इजरायलियों से भी वो मुलाकात करेंगे। इजराइल की संसद को संबोधित करेंगे ट्रंप, और जो बंधक रिहा किए जा रहे हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। तेल अवीव की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ट्रंप का विमान लैंड हुआ है। और यहाँ पर एक बार फिर से एक संबोधन होगा इजराइल में। क्या कुछ कहेंगे संबोधन में, इसी पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। और वहीं रिहा किए गए इजरायलियों से भी वो मुलाकात करेंगे। तो ये गाजा पीस समिट, ऐसे में शांति समझौता हो रहा है और एक बड़ी पहल है ये शांति स्थापित करने के लिए। एक बार फिर से रुख करेंगे हम आशीष का।
आशीष, देखिए जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे थे कि अब किस तरह से क्या रास्ते बचे हैं गाजा के सामने, कैसे एक बार फिर से गाजा खड़ा होगा, कितना समय लगेगा इसमें, क्योंकि जितनी बर्बादी यहाँ पर हो चुकी है फिर से उठने में वक्त जरूर लगेगा और ये महीनों का नहीं सालों का होगा। ये दशकों का होगा गीतू, ये 1-2 साल का नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट ये कहती है कि गाजा में 54 मिलिट्री टन जो है वो मलबा है, जिस मलबे को हटाने में 10 से 15 सालों का समय लगेगा, जिसमें 1.2 अरब डॉलर जो है वो खर्च होंगे। गजा की 98.5% जो खेती की भूमि है, यानी आप मान के चलिए 99% जो खेती की भूमि है वो खत्म हो चुकी है। गजा में 5 यूनिवर्सिटी थी जो बर्बाद हो चुकी है। गजा में 1000 के करीब स्कूल्स थे वो बर्बाद हो चुके हैं। गजा में 300 के करीब हॉस्पिटल्स थे वो बर्बाद हो चुके हैं। यानी गजा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, जिसका जिक्र मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था कि एक छोटे से एरिया में अगर 70,000 बम पिछले 2 सालों में अगर गिराए गए तो वो उसको उठने में दशकों का वक्त लग जाएगा। लेकिन सवाल यह भी उठता है यहां पर कि अंतर्राष्ट्रीय मदद कितनी मिलेगी। हालांकि ब्रिटेन की तरफ से यह कहा गया है कि हम 1.2 अरब डॉलर जो है वो गजा के विकास के लिए हम वहां पर देंगे। गजा के लोगों के लिए एक खुशखबरी यह होगी कि इस सीज फायर से जो गजा में अभी तक जो एड्स थे, यानी जो बाहरी सहायता थी जो अभी तक आ नहीं पा रही थी, जिसे इजराइल ने पूरी तरीके से रोक दिया था, वो सहायता लोगों को मिलनी शुरू होगी। यानी भूखों को खाना मिलेगा, प्यासे को पानी मिलेगी, रहने के लिए एक अस्थायी सही शुरुआत में उन्हें छत मिलेगी। तो ये जो बेसिक यूनिटी है वो लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी। तो एक नई सुबह के तौर पर इसे देखा और समझा जा सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद आशीष इस पूरी जानकारी के लिए।